नमस्कार साथियों, मैं आसाराम मुदगल, फाउंडर MPIC कैंपस मुरैना। हमारे YouTube चैनल MPIC कैंपस पर आपका स्वागत है। अभी तक हमने मनोविज्ञान या यूँ कहें बाल विकास विषय के 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिनमें 2 वीडियो मनोविज्ञान के जन्म एवं विकास से संबंधित थे तथा 3 वीडियो मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों से अपलोड किए गए हैं। आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि एक शिक्षक बाल विकास का प्रयोग करता है या बच्चों के लिए शिक्षा शास्त्र में मनोविज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है, तो उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान विषय का ज्ञान होना अति आवश्यक है। वैसे मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय है और उसकी कई शाखाएं हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम मनोविज्ञान की बाल मनोविज्ञान शाखा या यूं कहें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, जिसको समझने के पश्चात शिक्षक बालकों के व्यवहार का ठीक से पता लगा के उनके लिए उपयुक्त विधियों का चयन करके शिक्षा देने के लिए तैयार हो पाता है। देखिए साथियों, हमारा जो टॉपिक आज का है शिक्षा मनोविज्ञान, थोड़ा सा इसे पहले समझेंगे, फिर पॉइंट टू पॉइंट इसे नोट करते जाएं। तो हमने अभी तक मनोविज्ञान के परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मनोविज्ञान में मुख्यतः किसका अध्ययन किया जाता है? दरअसल व्यवहार का अध्ययन करते हैं। व्यवहार चाहे मानव का हो चाहे पशु पक्षियों का हो, मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो मुख्यतः क्या है? व्यवहार का अध्ययन। ठीक इसी प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक या शिक्षा मनोविज्ञान है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान। अब यहाँ पे समझना होगा कि शिक्षा का कार्य क्या है। तो देखिए, शिक्षा का कार्य है व्यवहार में परिमार्जन लाना। व्यवहार में परिमार्जन लाना। भाई, पहले से किसी का जो व्यवहार है उसका परिष्करण करना, उसमें सुधार लाना, उसको पहले से बेहतर बनाना, ये काम किसका है? शिक्षा का है। और मनोविज्ञान का काम क्या है? व्यवहार का अध्ययन करना। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का काम क्या होगा? तो शिक्षा मनोविज्ञान का काम है व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। देखिए, शिक्षक का काम क्या है? मुख्य रूप से बालक के व्यवहार में सुधार लाना, उसके व्यवहार को पहले से परिष्कृत करना या उसका परिमार्जन करना। लेकिन किसी के व्यवहार में हम सुधार या परिष्करण या परिष्कार कब कर पाएंगे? जब पहले हम उसके व्यवहार को ठीक से समझ पाएंगे। तो ये चीज़ कौन सिखाता है? किसका विषय वस्तु है व्यवहार का अध्ययन करना? मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। तो सबसे पहले एक शिक्षक को या एक बाल मनोवैज्ञानिक को बालक के या व्यक्ति के व्यवहार को समझना होगा, तत्पश्चात उसके व्यवहार में परिमार्जन या सुधार लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य है वो है व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। देखिए, अब देखते हैं कि ये विषय उत्पन्न कैसे हुआ।
तो जब से शिक्षा में, कब से, जब से शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रयोग, जब से शिक्षा में, यूं कहें मनोविज्ञान के प्रयोग या मनोविज्ञान को भी कह सकते हैं, मनोविज्ञान को सम्मिलित किया गया, सम्मिलित किया गया, तब से क्या हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान नामक विषय का उत्पत्ति हुई। देखिए एक बार पुनः रिवाइज करिए। मनोविज्ञान में बालक या व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार के परिमार्जन के लिए बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो यहां से स्पष्ट, शिक्षा का काम क्या है, व्यवहार में परिमार्जन लाना, या यूं कह सकते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन लाना। परंतु शिक्षा देने से पहले व्यक्ति के व्यवहार का जो अध्ययन है वो कहाँ किया जाएगा, वो किया जाएगा मनोविज्ञान में। तो दोनों शब्दों को जोड़ दिया जाए, यानी शिक्षा को और मनोविज्ञान को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान बन जाएगा। और इसकी विषय वस्तु क्या है, व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। अब देखिए थोड़ा सा इसे भी समझें कि आखिरकार व्यवहार को समझना इतना जरूरी क्यों है। शिक्षा देनी है तो दे सकते हैं ना, शिक्षा देंगे तो कुछ सीखेगा ही बालक, परंतु नहीं, मनोविज्ञान के एक नियम हैं, मनोविज्ञान के बहुत सारे नियम हैं। तो एक नियम है, आगे अपन पढ़ेंगे, वो पूरा टॉपिक भी है, व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम किसका है, मनोविज्ञान का है। और व्यवहार का अध्ययन करके हम क्या पता लगाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाते हैं। भाई आप लोग भी जानते होंगे कि हर व्यक्ति का स्वभाव, हर व्यक्ति की क्षमता, उसकी कार्यशैली, उसका कार्य करने का तरीका, उसका दूसरों के साथ व्यवहार, रहन सहन, वेशभूषा या भाषा एक जैसी तो नहीं होती। बालक में, व्यक्ति में अंतर होता है, उसकी प्रकृति में अंतर होता है, उसकी योग्यता, क्षमता, इनमें अंतर पाया जाता है। बस इन्हीं का जो पता लगाना है वो क्या है, व्यवहार का अध्ययन है। भाई व्यक्ति की या बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पता लगाने के पश्चात ही तो एक शिक्षक उनके अनुरूप उन्हें शिक्षा दे सकता है। और आधुनिक प्रगतिशील जो शिक्षा है, वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे डेवलप हो रही है, उसका उद्देश्य भी क्या है कि बालक या व्यक्ति को उसकी योग्यता या क्षमता अनुसार शिक्षण कराना। ये कब हो पाएगा, जब उसके व्यवहार का ठीक से अध्ययन कर पाएंगे। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर ही एक बालक को शिक्षा दी जा सकती है और उसके पूर्व के व्यवहार में कुछ सुधार लाया जा सकता है। अर्थात शिक्षा का जो उद्देश्य है व्यवहार में परिमार्जन लाना, उस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो पाएगी जब ठीक से एक शिक्षक एक बालक के व्यवहार को समझ पाएगा। तो पहले व्यवहार को समझना होता है, उसके पश्चात शिक्षा के द्वारा व्यवहार में परिमार्जन लाया जाता है। यह शिक्षा मनोविज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य है, या यूं कहें कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। क्या, व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। इसके बाद देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास की अगर बात करें
तो ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से मनोविज्ञान का जन्म भी ईसा की 4वीं-5वीं शताब्दी पूर्व ही हो गया था, ठीक इसी प्रकार से यह भी माना जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ भी ईसा की 4वीं-5वीं शताब्दी पूर्व ही हो गया था, क्योंकि अरस्तु ने शिक्षा पद्धति भी बताई। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या थी अरस्तु की शिक्षा पद्धति। तो अरस्तु कब का है? ईसा पूर्व का। तो मनोविज्ञान की शुरुआत है वह भी अरस्तु से मानी जाती है, और शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत है वह भी अरस्तु से मानी जाती है। परंतु मनोविज्ञान के सिद्धांतों का आधुनिक समय में जब से शिक्षा में प्रयोग होने लगा, वास्तव में आधुनिक समय में या आधुनिक युग में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत तभी से मानी जाती है, और वो समय था थार्नडाइक का, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ का समय। तो वो समय शिक्षा मनोविज्ञान के जन्म का समय माना जाता है। तो देखिएगा, बहुत सारे विद्वान हैं जिनके अपने कथन हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति या जन्म आखिर कब हुआ। तो देखते हैं किसने क्या कहा है। सबसे पहले देखते हैं, एक दार्शनिक हैं, यूरोपीय दार्शनिक ही हैं, जिसका नाम है कॉलसेनिक। कॉलसेनिक मूलतः ये भी दार्शनिक ही थे। तो क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ 5वीं सदी ईसा पूर्व ही यूनानी दार्शनिकों से माना जाता है। पांचवी सदी ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिकों से। अपन क्या पढ़ रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जन्म के बारे में पढ़ रहे हैं, जन्म कब हुआ, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न बन जाए कि 5वीं सदी ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिकों से शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म हुआ था, यह कथन किसका है? तो क्या आंसर अपना होगा? कॉलसेनिक। दूसरा देखते हैं, स्किनर महोदय, वही ब्यूरिक फ्रेडरिक स्किनर। क्या कहा इन्होंने? तो इन्होंने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म प्लेटो के शिष्य अरस्तु से माना जाता है। किससे? प्लेटो के शिष्य अरस्तु से। स्किनर ने कहां से माना है शिक्षा मनोविज्ञान जन्म? कब से माना है? तो उन्होंने कहा है प्लेटो को शिष्य, प्लेटो जो दार्शनिक थे उनके शिष्य अरस्तु, तो प्लेटो के शिष्य अरस्तु से शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ मानते हैं। कौन मानते हैं? स्किनर मानते हैं। देख लेते हैं यहां पे अरस्तु की एक शिक्षा पद्धति जो उन्होंने दी थी, मतलब शिक्षा के बारे में बताया था, तभी तो माना जाता है कि ईसा पूर्व से या अरस्तु के समय से भी शिक्षा मनोविज्ञान है। तो उनकी शिक्षा पद्धति में या उनकी शिक्षा व्यवस्था जो है वो त्रयायामी मानी जाती है, जिसमें 3 बातें मुख्य रूप से हैं। एक है अलग अलग शिक्षा। इसका ऐसे है कि सभी बालकों के लिए एक जैसी पढ़ाई या एक जैसी शिक्षा उपयुक्त नहीं हो सकती। तो जिसकी जैसी विभिन्नता है उस आधार पर बालकों के लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए या अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी है अलग अलग विधियां।
अलग अलग विधियां। इससे ऐसे हैं कि हर एक बालक को किसी एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते, जिसकी समझ में जैसे आएगा उसके लिए वो विधि प्रयोग की जानी चाहिए। तीसरा है स्वतंत्र व मुक्त शिक्षा। मतलब बालक के लिए ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जहां वो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छानुसार चीजों को सीख सके, अर्थात स्वतंत्र और मुक्त वातावरण बालक को प्रदान किया जाए, ऐसा अरस्तु को मानना था। तो ये थी अरस्तु की शिक्षा पद्धति की मुख्य बातें। मतलब अरस्तु ने शिक्षा की पद्धति के बारे में बताया था, या शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया था कि किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि ईसा पूर्व से या अरस्तु के समय से जो है शिक्षा मनोविज्ञान भी है। इसके बाद एक और दार्शनिक हैं जिनका नाम है रूसो। रूसो का नाम सुनते ही आपको ध्यान में लाना है कि रूसो वह व्यक्ति हैं जो प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा की वकालत करते हैं, या रूसो को प्रकृतिवादी भी माना जाता है। देखिए, रूसो ने कहा है कि बालक को प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ दीजिए, प्रकृति स्वयं उसका शिक्षण कर देगी। यानी प्रकृति में जो कुछ बालक को दिखेगा, जिस चीज से उसका सामना होगा, अपने आप उसको वो सीखता है। तो रूसो जो है प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा के समर्थक थे। तो रूसो ने क्या कहा है, रूसो को प्रकृतिवादी विचारधारा का जनक मानते हैं। पहला ध्यान रखना है, रूसो को प्रकृतिवादी विचारधारा का जनक, प्रकृतिवादी विचारधारा का जनक। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवादी विचारधारा का जनक कौन है? रूसो। और इसी विचारधारा से, यानी प्रकृतिवादी विचारधारा से क्या माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात। कहने का ऐसा है, 19वीं शताब्दी में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के आंदोलन चले। जैसे अपन कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशाला की स्थापना, विभिन्न प्रकार के जो है बाल सुधार गृह की स्थापना, शिक्षा केंद्रों की स्थापना। तो ये जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति सी आई या जो आंदोलन हुए, उसके जो सूत्रपात है वो किसे माना जाता है? तो रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा जो है शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात यहीं से माना जाता है। देखिए, रूसो ने एक बात बताई है कि शिक्षा में सर्वाधिक महत्व किसका है? तो शिक्षा में सर्वाधिक महत्व किसका? प्रकृति का है। रूसो ने क्या बताया है? सर्वाधिक महत्व प्रकृति का है, अर्थात प्रकृति और प्राणी के मध्य अंतःक्रिया से ही प्राणी का विकास होता है। प्रकृति व प्राणी के मध्य अंतःक्रिया से ही प्राणी का विकास होता है। तो रूसो ने क्या माना है? प्रकृति और प्राणी के मध्य जो भी अंतःक्रिया होती है, एक दूसरे के संपर्क माने से जो भी क्रिया होती है, वो महत्वपूर्ण है, यानी उसी से प्राणी का विकास होता है।
रूसो का मानना है कि बालक को प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। बालक को प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। किसने कहा है कि बालक को प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए? तो ये बात किसने कही है? रूसो ने कही है। क्योंकि प्रकृति यानी प्रत्येक प्राणी की प्रकृति, क्योंकि प्रत्येक प्राणी की प्रकृति मतलब उसका स्वभाव अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि प्राणी की जो योग्यताएं हैं, व्यक्ति या बालक की जो योग्यताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। तो जिसकी जो योग्यता होगी वो उसके अकॉर्डिंग प्रकृति से ग्रहण करेगा। तो ये थी रूसो की विचारधारा। इसके बाद देखते हैं एक और शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वो हैं स्टेनली हॉल। रूसो के बाद स्टेनली हॉल, वैसे तो ये मूलतः क्या है, बाल मनोवैज्ञानिक हैं या बाल विकास के जानकार हैं, लेकिन इनका भी शिक्षा के क्षेत्र में योगदान रहा है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में इनका भी योगदान है। वैसे इनका जो मूल विषय है वो बालकों का अध्ययन है, यानी बालकों का अध्ययन स्टेनली हॉल का प्रमुख विषय है। एक मूलतः अमेरिकी बाल मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, खास तौर से बालकों के लिए शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारा काम किया। इन्होंने बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया था। वैसे प्रश्नावली विधि के जो जनक हैं या पहली बार निर्माण किया था वो वुडवर्थ को माना जाता है, लेकिन बच्चों के लिए प्रश्नावली तैयार की थी तो वो प्रथम जो बाल मनोवैज्ञानिक हैं वो स्टेनली हॉल हैं। और इन्होंने न्यूयॉर्क में प्रथम बाल गृह की स्थापना की थी। बालकों की शिक्षा पर कार्य करने वाले, यूं कह सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करने वाले ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बालकों की शिक्षा पर बहुत अच्छा काम किया था। और यूं कह सकते हैं कि ये बाल व्यवहार के प्रथम अध्ययनकर्ता भी थे। तो ये मूलतः बाल मनोवैज्ञानिक थे, परंतु इनके जो कार्य हैं उनसे शिक्षा मनोविज्ञान का डेवलपमेंट हुआ, इसलिए इनका योगदान भी शिक्षा मनोविज्ञान में माना जाता है। तो देखिए स्टेनली हॉल जो इनके प्रमुख कार्य थे, देखते हैं मूलतः कौन थे। मूलतः तो ये बाल मनोवैज्ञानिक हैं या बाल मनोविज्ञानी हैं। मतलब बाल मनोविज्ञान का जनक भी इनको कहते हैं। बाल मनोविज्ञान का जनक भी अगर कोई पूछे कि भाई बाल मनोविज्ञान का या बाल विकास का जनक कौन है, तो वो स्टेनली हॉल को ही माना जाता है। अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। इसके अलावा बालकों के लिए प्रश्नावली, बालकों के लिए प्रश्नावली, ये क्वेश्चन आ जाए कि बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया। तो आपको ध्यान रखना है कि बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? स्टेनली हॉल थे। इन्होंने प्रथम बाल गृह की स्थापना भी की थी। प्रथम बाल गृह, तो प्रथम बाल गृह की स्थापना करने वाले कौन थे? स्टेनली हॉल थे। बालकों की शिक्षा पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति
बालकों की शिक्षा पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति या यूं कह सकते हैं बाल व्यवहार के प्रथम अध्ययनकर्ता। तो ये था योगदान स्टैनली हॉल का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई एक प्रमुख शिक्षा शास्त्री हैं। इनका जो विषय वस्तु है वह है शैक्षिक व्यवहार, यानी इन्होंने शैक्षिक व्यवहार को अपनी विषय वस्तु बनाया। इन्होंने शैक्षिक व्यवहार को अपनी विषय वस्तु बनाया। देखिए शैक्षिक व्यवहार क्या होता है? विद्यार्थी या शिक्षार्थी का व्यवहार तो विद्यार्थी का जो व्यवहार होता है या शिक्षार्थी जो शिक्षा लेने वाला होता है छात्र, उसका जो व्यवहार होता है उसे ही क्या नाम दिया गया है? शैक्षिक व्यवहार। तो जॉन ड्यूई ने अपनी विषय वस्तु किसे बनाया? शैक्षिक व्यवहार को बनाया। अर्थात जॉन ड्यूई का मुख्य विषय था विद्यार्थियों के व्यवहार या शिक्षार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करना। इसके लिए जॉन ड्यूई ने क्या किया? 1890 ईस्वी में शिकागो में, कहां पर? शिकागो में शिक्षा मनोविज्ञान की विश्व की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विश्व की प्रथम प्रयोगशाला कब और कहां पर किसने स्थापित की थी? तो जवाब होगा शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्थापित विश्व की प्रथम प्रयोगशाला 1890 ईस्वी में शिकागो में जॉन ड्यूई के द्वारा स्थापित की गई थी। हालांकि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला इसके पहले 1879 में, ठीक इसके लगभग 11 साल पहले 1879 में विलियम वुंट के द्वारा लिपजिंग में स्थापित की गई थी। अपन पढ़ चुके हैं, ये शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र में स्थापित प्रयोगशाला है। तो जॉन ड्यूई का भी महत्वपूर्ण योगदान है। लास्ट में हम देखते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है थॉर्नडाइक का। इस प्रकार से आता है कि प्रमुख शैक्षिक मनोवैज्ञानिक या शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, या यूं के आधुनिक समय में शिक्षा मनोविज्ञान जनक या आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तो व्यक्ति कौन है? वो थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने पशु अध्ययन के क्षेत्र में भी काम किया था, तो इन्हें पशु मनोविज्ञान के जनक भी कहते हैं। दरअसल थॉर्नडाइक को ही प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक या शिक्षा मनोविज्ञान जनक माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि थॉर्नडाइक ने शिक्षा के क्षेत्र में
सीखने के नियम दिए थे, मुख्य नियम और गौड़ नियम। आगे अपन सीखने वाली जो यूनिट है अधिगम के नाम से, उसमें विस्तृत पढ़ेंगे। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए, कुछ मुख्य नियम थे, कुछ गौड़ सहायक नियम थे। तो उन नियमों के कारण, क्योंकि उन नियमों का मनोविज्ञान के सिद्धांतों का, उन नियमों पर मनोविज्ञान के सिद्धांतों का अधिक प्रभाव पड़ता है, या यूं कहें सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान जनक माना जाता है। तो देखिए थॉर्नडाइक के बारे में, ये थे प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के नियम दिए, और इन नियमों पर, सीखने के नियमों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? मनोविज्ञान के नियमों का। सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? मनोविज्ञान के नियमों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। इसलिए जो है इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। तो ये पूरा एक संक्षिप्त इतिहास था कि किस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म हुआ और उसे आधुनिक समय में किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। देखिए अब इसकी उत्पत्ति के बारे में ठीक से देखते हैं कि आखिरकार वो कौन सी वर्ष या कौन सा समय था जिस समय से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। तो उत्पत्ति के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। तो देखिए साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो ठीक ठीक सन 1900 से मानी जाती है। 1900 ईस्वी से। जनक किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक को, ध्यान रखना है। थॉर्नडाइक के समय से ही शिक्षा मनोविज्ञान जनक माना जाता है, और वो समय है सन 1900 ईस्वी। लेकिन इस प्रकार से प्रश्न आ जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप कब प्राप्त हुआ? स्पष्ट रूप, तो स्पष्ट रूप 1920 ईस्वी में प्राप्त हुआ। जन्म 1900 से, लेकिन स्पष्ट रूप यानी विधिवत जो है शुरुआत कब से मानी जाती है? सन 1920 से मानी जाती है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक योगदान कहाँ के मनोवैज्ञानिक का, कहाँ के मनोवैज्ञानिकों का है? तो ध्यान रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक योगदान जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों का है। शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक योगदान किस देश के मनोवैज्ञानिकों का है? तो उस देश का नाम है अमेरिका। अर्थात अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र में सर्वाधिक काम किया है, ऐसे अपन कह सकते हैं। एक और इससे महत्वपूर्ण है, सन 1940 ईस्वी की बात है। कब की बात है? सन 1940 ईस्वी की। यूएसए की एक संस्था थी, यूएसए की संस्था का नाम है नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स। 1940 से 1950 तक, 1950 से 1960 तक, 1960 से 1960 तक, 1960 से 1970 तक, 1970 से 1980 तक, 1980 से 1990 तक, 1990 से 1991 तक, 1991 से 1994 तक, 1994 से 1999 तक, 1999 से 2000 तक, 2000 से 2010 तक, 2010 से 2020 तक, 2010 से 2030 तक, 2030 से 2040 तक, 2040 से 2050 तक, 2050 से 2060 तक, 2060 से 2070 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 तक, 2060 से
नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन। क्या है ये? एक अमेरिकी संस्था है, नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन। ये यूएसए की एक संस्था है। तो इसने क्या है, सन 1940 में मनोविज्ञान के जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य है उसको और आगे बढ़ाया था, और इस संस्था के प्रयासों से ही ये 1940 में स्वतंत्र विषय बना। देखिए, स्वतंत्र विषय से एक प्रश्न मनोविज्ञान के जन्म से संबंधित भी है। प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र करने वाला व्यक्ति कौन था? विलियम वुंट। कब किया था? 1880 में, जब उसने 1879 में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी और चेतना पर अध्ययन किया था। तो सालों तक, 1 साल तक अध्ययन करने के पश्चात उसने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से ले जाकर के भौतिक शास्त्र के नजदीक कर दिया। तो मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने वाले कौन थे? विलियम वुंट। ठीक उसी प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान को स्वतंत्र कराने वाली संस्था कौन थी? नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन। ये यूएसए की संस्था है और 1940 में उसने ये काम कर दिया था। तो एक प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय, उसके इतिहास से संबंधित बातें और किस प्रकार से उसका जन्म हुआ, ये टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद अपन देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं, जिनसे और स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर में शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में है क्या। उसका हम ठीक से अर्थ समझ पाएंगे। तो देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में। परिभाषाएं, सबसे पहले स्किनर, क्योंकि 2-3 परिभाषाएं महत्वपूर्ण स्किनर की। छोटी सी एक परिभाषा है स्किनर की, सीखना विज्ञान है जबकि सिखाना कला है। सीखना विज्ञान है जबकि सिखाना कला है। सिखाने में बहुत कलाकारी करनी पड़ती है, तो सिखाना कला है और सीखना विज्ञान है, क्योंकि ज्यों का त्यों सीखना है। तो सीखना विज्ञान है जबकि सिखाना कला है। किसकी परिभाषा है? स्किनर की परिभाषा है। एक और परिभाषा इनकी है दूसरी, वो है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। जिसमें सीखने व सिखाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो सीखने व सिखाने की प्रक्रियाएं, ध्यान रखना है, सीखने व सिखाने की प्रक्रियाएं। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने व सिखाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वो विषय क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। स्किनर की एक और परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में
कैसी परिस्थितियों में? शैक्षिक परिस्थितियों में। शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करता है। विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करता है, जिसका संबंध शिक्षण एवं अधिगम से है। क्या परिभाषा है? एक बार पुनः देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करता है, जिसका संबंध शिक्षण व अधिगम से है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है? शैक्षिक परिस्थितियाँ, किस प्रकार के वातावरण में शिक्षार्थी को शिक्षा दी जा रही है, उनका या उन परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करना। तो यहाँ पर आशय है, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया जब चल रही है तब बालक का व्यवहार कैसा है ये पता करना। तो ये परिभाषा, तीनों परिभाषा स्किनर की हैं। इसके अलावा कुछ और भी परिभाषाएं हैं जिनसे समझना ठीक होगा, आसान रहेगा। तो नेक्स्ट परिभाषा है स्टीफन की। स्टीफन की परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। यह शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। तो यहां पर महत्वपूर्ण क्या है? क्रमबद्ध अध्ययन किसका? शैक्षिक विकास का। बच्चे का शैक्षिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, इस बात का क्रमशः अध्ययन करना या क्रमबद्ध अध्ययन करना, ये किसका काम है? शिक्षा मनोविज्ञान का काम है। ये परिभाषा किसके है? स्टीफन्स की है। नेक्स्ट परिभाषा क्रो एंड क्रो। देखिए क्रो ब्रदर्स ने क्या परिभाषा दी है? शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक, कब से कब तक? जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन एवं व्याख्या, कब से कब तक? जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन, कैसे सीखा, और उसकी व्याख्या, वह शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करता है। शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करता है। क्रो एंड क्रो ध्यान रखना है, एक तो जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक, दूसरा सीखने का वर्णन एवं व्याख्या, वह शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करता है। तो शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन, सीखने का वर्णन और शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन, ये किसकी परिभाषा में है? क्रो एंड क्रो की परिभाषा में। एक और लास्ट देखते हैं, ट्रो।
ट्रो की परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी है शिक्षा मनोविज्ञान की? तो ट्रो ने दी है। तो देखिए साथियों, इस टॉपिक में हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय हमने पढ़ लिया कि इस विषय या इसकी जो मुख्य विषय वस्तु क्या है, विद्यार्थी के व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। तो ये इसका परिचय में अपन ने और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। परिचय के बाद हम इसके इतिहास के बारे में पढ़े हैं कि किस प्रकार से इसका जो है विकास हुआ और किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई। विकास में बहुत सारे जो दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर इसकी उत्पत्ति के बारे में, तो उत्पत्ति के बारे में किससे उत्पत्ति मानी जाती है? थॉर्नडाइक के समय से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, सन 1900 से। परिभाषाओं के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी उनके बारे में पढ़ा। और अब पढ़ते हैं प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। कैसी प्रकृति है? विज्ञान की प्रकृति का है। तो किसका विज्ञान है? शिक्षा का विज्ञान है। ये बात किसने कही है? पील महोदय। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कथन है। किसका है? पील महोदय का कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। दूसरा, इसके बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना विज्ञान एवं सिखाना कला है। सीखना विज्ञान है एवं सिखाना कला है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। सीखना विज्ञान है एवं सिखाना कला है। तो मूलतः विषय की जो प्रकृति है विज्ञान की है, सिखाना कला है, क्योंकि कलाकार ही सिखा सकता है, ऐसा माना जाए। तीसरा देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का एक, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का एक विधायक, या इसको शुद्ध भी बोल सकते हैं या निश्चित। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का एक विधायक या शुद्ध या निश्चित विज्ञान है। निश्चित विज्ञान है, जबकि मनोविज्ञान व्यवहार का नियामक और विधायक विज्ञान होता है। जबकि मनोविज्ञान व्यवहार का नियामक
नियामक व विधायक विज्ञान है। एक बार पुनः समझ लें, नियामक का मतलब होता है कि विषय को किस प्रकार से पढ़ा जाए, यानी नियम कौन से रहेंगे, और विधायक मतलब शुद्ध या निश्चित, उसको ज्यों का त्यों पढ़ाया जाए। तो नियम किसके चलते हैं? मनोविज्ञान के, और विषय कैसा है? शिक्षा मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, अर्थात शुद्ध विज्ञान है, निश्चित विज्ञान है, जिसमें गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है, अर्थात एक प्योर साइंस की तरह शिक्षा मनोविज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट, इसके सभी नियम वैध और प्रामाणिक हैं। प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं, चौथा पॉइंट है, इसके सभी नियम वैध व प्रामाणिक हैं। मतलब इसमें प्रयोग किया जाने वाला कोई भी नियम गलत नहीं है, सब लीगल हैं, वैध हैं और प्रामाणिक हैं। और वैध और प्रामाणिकता के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान भी विज्ञान की तरह या मनोविज्ञान की तरह शुद्ध या निश्चित विज्ञान माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक व्यवहारों, शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक व्यवहारों, क्या होता है शैक्षिक व्यवहार? वही विद्यार्थी या शिक्षार्थी का व्यवहार। शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मतलब विषय वस्तु क्या है? वही शैक्षिक व्यवहार। जबकि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? सिर्फ व्यवहार का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? द्विमुखी प्रक्रिया है। मतलब ऐसे मान लें कि ये शिक्षा है और इसके दो मुख हैं। एक तरफ तो कौन है? शिक्षार्थी, और दूसरी तरफ शिक्षक है जो शिक्षा देता है। ये जो कथन है द्विमुखी प्रक्रिया वाला, ये एडम्स का कथन है। किसका है? एडम्स का। यानी शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया है? एडम्स ने बताया है। त्रिमुखी भी बताया है, इन्हें आगे फिर दोबारा से अपन देखेंगे डिटेल। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। किसके अनुसार त्रिमुखी? जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। मतलब जिसके एक सिरे पर शिक्षक लिख सकते हैं, एक सिरे पर शिक्षार्थी या विद्यार्थी, और एक सिरे पर सामाजिक वातावरण, या यूं कह सकते हैं अपन के पाठ्यक्रम, सिलेबस। तो देखिएगा, शिक्षा की प्रकृति के बारे में हमने जो पढ़ा कि ये व्यवहार का शुद्ध निश्चित या विधायक विज्ञान है, द्विमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, बालक के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान की तरह ही
एक विज्ञान है। इसके निष्कर्ष भी सटीक, प्रामाणिक और वैध हैं, अतः इसे भी विज्ञान माना जा सकता है। तो साथियों, आज के टॉपिक में हमने शिक्षा मनोविज्ञान के संबंधित कुछ बातें पढ़ी, जिनमें शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय, शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, उससे संबंधित परिभाषाएं और उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान का जो महत्व है, खास तौर से बालक के लिए इसका बहुत अधिक महत्व होता है और किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा चैनल एमपीएससी कैंपस अच्छा लगा है, हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों से करवाइए और लगातार नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबाइए। नमस्कार।